तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी मूवी के बारे में जिसका नाम है रश क्रीक। तो इस कहानी की शुरुआत होती है एक लड़की से जिसका नाम होता है सायरा स्टॉक, जो एक रनिंग ग्राउंड में दौड़ रही होती है, जो सेंट्रल कॉलेज की एक सीनियर स्टूडेंट है। दौड़ते समय उसको फ़ोन कॉल आता है। वह देख के बहुत खुश होती है क्योंकि उसे वाशिंगटन डीसी से जॉब ऑफर आता है जिसके लिए वह बहुत टाइम से वेट कर रही थी। लेकिन उसको अपने फैमिली के साथ थैंक्स गिविंग फेस्टिवल मनाना होता है, लेकिन वो उसको इग्नोर करती है और अपना जो जॉब इंटरव्यू है उसका प्रिपरेशन करने लगती है और बिना किसी को बताए हुए वो निकल जाती है। जब वो अपना कार लेके हाईवे में पहुंचते हैं तो उसको रेडियो से पता चलता है कि I-64 हॉलीडे होने के कारण जिस रोड से वो जा रही है उसमें ट्रैफिक जाम है और वो अपने मोबाइल में सेकेंडरी रूट फाइंड करती है और राइट टर्न ले लेती है जो एक घने जंगल से होते हुए गुजरता है। आगे पहुंचने पर उसको रोड क्लोज का साइन बोर्ड दिखाई देता है। फिर वह अपने मोबाइल में देखकर रोड चेंज कर लेती है जहां से उसे फिर से धोखा मिलता है। वो एक ऐसी जगह पहुंचती है जहाँ पे एक लकड़ी का ब्रिज होता है। वहाँ पे दो लड़के उसको देख रहे होते हैं लेकिन उसने उन दोनों को नहीं देखा हुआ होता है और वो अपने मोबाइल के मैप देखती है जो मोबाइल फिर से सही बताता है, इसलिए वो साइड में अपना मोबाइल फेंक देती है और वो जिस रास्ते से आई थी उसी रास्ते में मुड़ जाती है और उसके पास जो प्रिंट मैप होता है उसको देखने लगती है। तभी वहाँ पे वो दो लड़के पहुँचते हैं और उससे हेल्प के लिए कुछ बोलते हैं, लेकिन थोड़ी देर में उसको छेड़ने लग जाते हैं। वो बोलते हैं मुझे हेल्प नहीं चाहिए। फिर वो उसको छेड़ते हैं और बग के पास एक चाकू होता है, वो उसी बग को हमला कर लेती है जो मोटा लड़का होता है और जंगलों में भाग जाती है। जब जंगल में पहुंचती है तो अंधेरा हो जाता है और लड़के वापस चले जाते हैं और वहाँ पे एक नदी के किनारे में वो पहुँचती है जहाँ से वो पानी पीती है और उसके पैर में बहुत ही ज़्यादा चोट लगा होता है जिसको वो पानी से साफ करती है। वो एक पत्थरों के बीच में आके सोती है क्योंकि उसको सोने का कोई सा भी जगह वहाँ पे दिखाई नहीं देता। इधर एक लेडी फ़ोन करती है पुलिस स्टेशन में और बोलती है कि मेरे घर के आगे एक गाड़ी बहुत देर से खड़ी है। तो पुलिस वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन के लिए पहुँच जाता है और वहाँ देखता है। जब इधर उधर देखने के बाद उसको नीचे मिट्टी में खून नज़र आता है तो वो वहाँ पे बैठ के देखता है कि वहाँ पे कुछ और खरोच भी है। उसको लगता है कि यहाँ पे कुछ लड़ाई हुआ था तो वो साइडों के घरों में जाके कुछ इन्वेस्टिगेशन करने की कोशिश करता है। जब वो इंक्वायरी के दौरान वहाँ पे हॉलिस्टर और बग के घर पे भी पहुँच जाता है। हॉलिस्टर से वो पूछता है कि तुमने कुछ ऐसे देखा था जो यहाँ पे हादसा हुआ था। तो जब वो मुड़ता है पीछे तो वहाँ पे बग के टी शर्ट में खून नज़र आता है और उसके बारे में पूछता है। वो कुछ बहाने बना लेता है। पुलिस के पास कुछ सबूत नहीं होता उसको, लेकिन डाउट लगता है इसलिए वो वहाँ से वापस चला जाता है। लेकिन उन दोनों को डर लगता है इसलिए वो उस कार के पास जाते हैं और उस कार को ठिकाने लगाने के लिए सोचते हैं जो सायरा का था और वो एक खाई से नीचे फेंक देते हैं और वो लड़की को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं और सायरा उनको बहुत दूर से देख रही होती है और उस गाड़ी के बारे में बात कर रहे होते हैं। थोड़ी देर बाद वो वापस चले जाते हैं आगे तो वो सायरा वहाँ पे जाके देखती है, उसमें से उसको अपना मोबाइल मिलता है जिसको उठाती है और वो अपने मोबाइल को स्विच ऑन करने की कोशिश करता है। मोबाइल ऑन तो हो जाता है लेकिन उसमें कोई भी टावर नहीं होता, मोबाइल पूरी तरीके से टूट चुका होता है तो वो बहुत रोने लगती है। वहाँ पे लड़के लोगों को एक कपड़ा मिलता है जिसमें खून लगा होता है। वो बोलते हैं लड़की इधर ही है तो वो फिर ढूंढने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। इधर सायरा होश चेत में नहीं होती और बेहोश होके एक जगह पड़ी रहती है। उसकी आंखें खुलती हैं, बस उसका शरीर काम नहीं करता क्योंकि उसके शरीर में बहुत ज़्यादा वीकनेस होता है। तो वहाँ पे वो लड़का पहुँचता है शेरिफ, जो उसको अपने घर पे उठा के लेके आता है और उसका इलाज करने लगता है। जब सायरा का आँख खुलता है तो वो अपने आप को एक नए रूम में पाती है और वो चारों तरफ देखती है और उसको थोड़ा सा अजीब लगता है और ये सोचते है कि उसको किसने यहाँ पे लेके आया। तो उसको थोड़ा डर लगता है और उस घर से निकलने की कोशिश करती है लेकिन घर चारों तरफ से बंद होता है। वहाँ पे थोड़ी देर वेट करने के बाद शेरिफ पहुँच जाता है और उसे शेरिफ को अटैक करने के लिए वो चाकू लेके हाथ में खड़ी रहती है। सायरा उसको अटैक करते करते उसको चक्कर आने लगता है और वो गिर जाती है और शेरिफ उसको उठा लेता है। जब वो दूसरी बार आँख खोलती है तो वो अपने आप को बंधा हुआ पाती है जिसको एक रस्सी से शेरिफ ने बांध दिया था क्योंकि उसको बार बार वो हमला कर रही थी। तो उसी टाइम पे शेरिफ देखता है कि कोई गाड़ी से आ रहा है और लड़की को पता चलता है और सायरा वहाँ से हेल्प लेने की कोशिश करती है और बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाती है और शेरिफ उसका मुंह बंद कर देता है और बोलता है चुपचाप रहो, मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत करने वाला नहीं हूँ, तुम्हें उल्टा बचा रहा हूँ, ठीक है, ऐसा बोलता है। तब तक वो हॉलिस्टर और बक वहाँ पे पहुँच जाते हैं जो शेरिफ का चचेरा भाई होता है और वो वहाँ से शेरिफ से पूछते हैं कि तुमने यहाँ पे कोई ऐसी लड़की देखी जो भागते हुए इधर आ रही थी।
तब उसका शरीफ का विश्वास नहीं करते और अंदर जाके वो दोनों चेक करते हैं तो वहाँ पे वो किसी को भी नहीं पाते हैं। लड़की इधर पीछे आके एक शेल्टर की जगह देखती है छुपने के लिए, तभी उसकी नज़र एक फ़ोटो में पड़ती है और वो फ़ोटो में कुछ पहचानने की कोशिश करती है। तभी वहाँ पे शरीफ पहुँचता है और उसको डांटने लगता है, तुम्हें मैंने बोला था कि चुपचाप अंदर रहने को, तुम बाहर क्यों आए, ऐसा कुछ बोलता है। तुम्हें मैं बचाने की कोशिश कर रहा हूँ, बाकी तुम्हारी मर्जी, जो तुम चाहो वो कर सकती हो। इधर हम दूसरे सीन में देखते हैं कि बड़ा पुलिस ऑफिसर उस करप्ट पुलिस ऑफिसर को बहुत डांटता है और बोलता है उस केस का क्या हुआ। तो वो वहाँ पे उन लड़कों के पास पहुँच जाता है और पहुँचने के बाद उन दोनों को बोलता है कि जल्दी से जल्दी ये लड़की को ढूंढो और मार दो, नहीं तो बहुत बुरा होगा। यहाँ पे हम देखते हैं कि लड़की एक किनारे के पास आती है जो नदी होता है, वहाँ पे शरीफ भी दौड़ के पहुँच जाता है और यहाँ पे इधर दूसरा पुलिस ऑफिसर को उस करप्ट पुलिस ऑफिसर के बारे में सब कुछ मालूम पड़ जाता है और वो बोलता है कि तुम्हारे बारे में मुझे सब कुछ मालूम पड़ गया है, तुम बहुत करप्टेड हो, तुम उस लड़के से मिले हुए हो, ये फाइल सब कुछ मैंने फाइंड आउट कर लिया है, अब मैं तुम्हें अरेस्ट कर लूँगा। तो तभी वो करप्ट पुलिस ऑफिसर उसको मार देता है और उसको साइड कर देता है। अगर ऐसा नहीं करता तो वो पुलिस ऑफिसर फंस जाता। अब उसके टेंशन होता है कि इसके साथ क्या करूं। तब वो उसके लाश लेकर उन दो लड़कों के पास जाता है और बोलता है कि इसका ठिकाना लगा दो। हम इधर साहिर और शरीफ को घुल मिल होते हुए देखते हैं और वे फ्रेंडली बात कर रहे होते हैं और अपना इंट्रोडक्शन कर रहे होते हैं। इधर बड़ा पुलिस ऑफिसर उस करप्ट पुलिस ऑफिसर को बोलता है कि तुम्हारे से ये केस ले लिया गया है और जो ऑफिसर होता है वो उसके बारे में डिटेल दे देता है, लेकिन वो अब केस सेंट्रल के हाथ में सौंप देता है। चुपके से वहाँ से वो ऑफिसर निकलता है और शेरिफ के पास पहुँच के उसको धमकी देने लगता है, अब मैं तुम्हें फंसा दूंगा, तुम्हारे पास ऐसा ऐसा काम करते हो करके। फिर वो बोलता है मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है और इसीलिए चुपके से वो करप्ट पुलिस ऑफिसर वहाँ से निकलता है और हॉलिस्ट और बग के पास जाता है और बोलता है कि अब ये केस मेरे से लेके सेंट्रल को दे दिया गया है, अब इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, अगर तुम लोगों ने इस लड़की को नहीं ढूंढा तो तुम फंस जाओगे। तब हॉलिस्ट और बग शेरिफ के घर पहुंचते हैं, उससे मैथ बॉक्स ले लेते हैं और थोड़ा कुछ बात करते हैं काम के बारे में। उस टाइम हॉलिस्टर को उसके घर की सीढ़ियों में लड़कियों के पैर के निशान दिखते हैं और वो समझ जाता है कि शायर को इसी ने ही छुपा के रखा हुआ है और बिना अनदेखा करते हुए वो वहाँ से अपना बॉक्स लेके निकल जाता है। थोड़ी देर में वहाँ पे हॉलिस्टर और बग शेरिफ के घर पे बिना बताए घुस जाते हैं और वहाँ पे वो शायर को पाते हैं। शेरिफ शायर को बताता है कि कॉफ़ी बनाने के लिए, और कॉफ़ी में उन्होंने मैथ डाल रखा होता है जो अमोनिया से भरा हुआ है और माइक्रोवेव को वो ऑन कर देती है। तभी माइक्रोवेव ब्लास्ट करता है और बग की वहाँ पे डेथ हो जाती है और हॉलिस्टर और शेरिफ को बहुत ही तगड़ा चोट लगता है। हालांकि शेरिफ शायर को बचा लेता है और बाद में वो घर पूरा ब्लास्ट हो जाता है। तब भी हॉलिस्टर को बहुत गहरा चोट लगता है, फिर भी वो जिंदा होता है। वो हल्के से उठ ही रहे होते हैं कि हॉलिस्टर वहाँ से घर से निकल रहा होता है। हॉलिस्टर को जिंदा देखकर शायर बहुत ज़्यादा डरती है और शेरिफ को बताती है, लेकिन शेरिफ बोलता है तुम भाग जाओ, इसको मैं हैंडल कर लूँगा। उसके हाथ में गन होता है लेकिन वो सही से कंट्रोल नहीं कर पाता क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा चोट लगा होता है। शेरिफ उसको पीछे से आके पकड़ लेता है और उसको गिरा देता है। उन दोनों में थोड़ी देर लड़ाई होती है। तभी हम ये देखते हैं कि वहाँ पे चुपके से वो करप्ट पुलिस ऑफिसर आता है जो शेरिफ को मार देता है और शेरिफ को मारने के बाद वो हॉलिस्टर से थोड़ी देर बात करता है। तभी हॉलिस्टर से बात करते हुए शायर सुन लेती है क्योंकि ये दोनों करप्ट पुलिस ऑफिसर उससे मिला हुआ है। फिर वो हॉलिस्टर को भी मार देता है और भाग के वो रोड पे पहुंचते हैं। तब तक वो करप्ट पुलिस ऑफिसर उसके पास पहुंच जाता है और उस लड़की को वो गाड़ी में डाल लेता है शायर को और उसको ये दिखावा करती है कि इसको कुछ भी नहीं मालूम। इसलिए उस पुलिस ऑफिसर को ये लगता है कि ये हमारे बारे में नहीं जानती है करके उसको गाड़ी में डाल के वो लेके जाता है और उससे थोड़ी देर इंक्वायरी करता है और उसको कुछ बताने के चक्कर में वो बाद में उसको जंगल में लेके जाता है। उस टाइम हम देखते हैं कि उसके शरीर में एक कपड़ा लपेटा हुआ है और वो जब नदी के किनारे में जाती है तो पुलिस सोचता है इसको मार देना चाहिए और उस लड़की को पकड़ता है शायर को और पानी में डुबाता है। थोड़ी देर उन दोनों में मुठभेड़ चलती रहती है और वो लड़की को पानी के अंदर गाड़ता है बहुत ज़ोरों से, लेकिन लड़की के हाथ में एक ऐसा
चाकू जैसा कुछ नुकीला चीज़ मिलता है, जिससे उस करप्ट पुलिस ऑफिसर को वो अटैक करती है, जिसके कारण उसके पैर में बहुत ज़्यादा चोट आती है। वो ताइक्वांडो मास्टर होती है, इसलिए बहुत ज़ोर से उसको मारती है और उसके किक करने से उसका जो सर होता है वो पत्थर से टकराता है और वो मर जाता है। तब वो हाईवे में पहुंचते हैं तो बहुत सारे राज्य की पुलिस उसके पीछा करते हैं और यहाँ पे शायर को पकड़ लिया जाता है। ये कहानी की ख़त्म यहीं पे होती है। तो उम्मीद है अगर आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अपना कमेंट ज़रूर कर देना, और आप ऐसे ही मूवी के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।